नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश हुई, जबरदस्त बारिश हुई और पहले ही दिन 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया। राजधानी बारिश के पानी में डूब गई, रास्तों पर जाम लगे, लोग कई कई घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। लेकिन कोई क्या कर सकता है, मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। राजनीति का मिजाज भी आजकल बहुत तेजी से बदल रहा है। आज 18वीं लोकसभा में पहले दिन चर्चा के बजाय हंगामे से शुरुआत हुई। पहले ही दिन विरोधी दलों ने जमकर शोर मचाया, 75 साल की परंपरा को तोड़ दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, पर विपक्ष पहले पेपर लीक पर चर्चा की मांग करने लगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वेल में आ गए। ऐसा राज्यसभा के इतिहास में पहली बार हुआ। संसद की परंपरा तो यह रही है कि ज्वाइंट सेशन में सबसे पहले प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर चर्चा होती है, इसके बाद बाकी विषय उठाए जाते हैं। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह विपक्षी सांसदों ने एडजर्नमेंट मोशन दे दिए। सारा काम रोककर पहले नीट एग्जाम में पेपर लीक पर चर्चा कराने की मांग की। लोकसभा में शुरुआत राहुल गांधी ने की और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने। दोनों सदनों में चेयर ने बार बार समझाया, ऐसा करना गलत है, नियम के खिलाफ है, परंपरा के खिलाफ है। सरकार की तरफ से मंत्रियों की तरफ से बार बार कहा गया कि वो पेपर लीक पर, नीट से जुड़े हर सवाल पर चर्चा के लिए तैयार हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोनों सदनों में विपक्ष के नेता उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, वो अपनी बात कहते रहे। राहुल गांधी ने तो इल्जाम लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया। स्पीकर ने कहा कि उनके पास किसी का माइक बंद करने का कोई बटन नहीं है, और फिर विपक्ष ने माइक बंद करने को ही मुद्दा बना दिया। जबरदस्त हंगामा हुआ, सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी गई। इसी तरह का हंगामा राज्यसभा में देखने को मिला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बोलने के दौरान भी माइक बंद किया गया। इस पर विपक्ष ने बहुत हंगामा किया और आखिरकार दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो पहले आपको दिखा देता हूं कि आज लोकसभा में कैसे हंगामा हुआ। जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई आज शुरू हुई, पेपर टेबल होने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी। लेकिन इसी दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी खड़े हो गए। विपक्ष के नेता के तौर पर स्पीकर ने राहुल को बोलने का अवसर दिया, तो राहुल ने स्पीकर से नियम 183 के तहत एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा की परमिशन मांगी। स्पीकर ने उन्हें रोका और कहा वो पेपर लीक का मुद्दा भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठा सकते हैं, जितना चाहे बोल सकते हैं, जितने चाहे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन राहुल नहीं माने, वो लगातार बोलते रहे। इसी दौरान अचानक राहुल गांधी का माइक बंद हो गया। इसके बाद माइक का म्यूट होना मुद्दा बन गया और उस पर जोरदार हंगामा हुआ। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। राहुल गांधी का माइक म्यूट हुआ तो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों ने खूब हंगामा किया, स्पीकर से शिकायत की। तो स्पीकर ओम बिरला ने क्लैरिफाई किया कि माइक का बटन उनके पास नहीं होता। इस पर विपक्ष के सांसदों ने इस मामले की जांच कराने की मांग की। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक को दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। हालांकि विपक्षी सांसद स्पीकर की बात मानने को तैयार नहीं हुए, नारेबाजी करने लगे
जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। सदन में सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन के बाहर आकर कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं, हंगामा चाहता है। इसीलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू नहीं होने देना चाहता। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज ऐसा मुद्दा उठाया जो संसद के गरिमा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन सदन को रोक करके सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है, मैं उसका खंडन करता हूं और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। सरकार किसी भी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन नियम के तहत होना चाहिए। आदरणीय स्पीकर महोदय ने बहुत ही अच्छी तरीके से बात बताया कि जो मुद्दे विपक्ष के नेता उठाने चाहते हैं, अपने समय जो तय किया है उस समय पूरा बात रख सकते हैं, क्योंकि 3 दिन का चर्चा है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस का, मोशन ऑफ थैंक्स का 3 डेज चर्चा का तय किया गया है। 3 दिन में अपने बातों को विस्तार से रख सकते हैं और हमने सरकार की तरफ से बताया कि हर मुद्दे जो भी उठाएंगे उसका हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, सदन में बात रखेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी का माइक बंद होने को मुद्दा बनाया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक बंद किया गया क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष जनता के मुद्दे संसद में उठाए, सरकार को एक्सपोज करे। इसके बाद गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार ने राहुल गांधी का माइक बंद करके छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस सरकार से पेपर लीक पर जवाब लेकर रहेगी। अफसोस की बात यह है कि जिस समय राहुल गांधी जी ने ये गुजारिश की कि आज के दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर देश के युवाओं को एक संदेश दें कि नीट के इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं, उसी समय सत्ता पक्ष ने उनकी माइक बंद करके बच्चों की आवाज को दबाने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि नीट पर एक सकारात्मक चर्चा हो और इसीलिए जब सरकार ने मना किया तो आज हमने पार्लियामेंट के अंदर विरोध जताया। ये पार्लियामेंट सबका है और नीट के विषय पर सरकार को जवाबदेही होना चाहिए, ये हमारी मांग है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, वो तो पहले ही सार्वजनिक तौर पर पेपर लीक के मामले में सारी स्थिति साफ कर चुके हैं। विपक्ष सदन में जवाब चाहता है तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में पेपर लीक का जिक्र किया है, तो विपक्ष चर्चा के दौरान इस मुद्दे को खुलकर उठा सकता है, सारी बात कह सकता है। लेकिन हकीकत यह कि विपक्ष चर्चा नहीं, हंगामा करना चाहता है। सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं, आज भी सदन में रखना चाहते हैं। आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो, हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है? जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है रखो। मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की घास गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद शाम को राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। इसमें राहुल ने कहा, और जो कहा उससे विपक्ष की मंशा साफ जाहिर हो गई। राहुल ने कहा कि सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है। मोदी नहीं चाहते पेपर लीक पर बात हो, इसलिए मोदी ने उन्हें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया। मोदी के इशारे पर उनका माइक बंद किया गया, जबकि विपक्ष को सरकार के साथ मिलकर
पेपर लीक की समस्या निपटने का रास्ता निकालना चाहता है, जिससे लाखों छात्रों के भविष्य को बचाया जा सके। There's been a disaster as far as NEET is concerned. Everybody knows that the paper was leaked. People made thousands of crores of rupees. And the students were hurt, were damaged. And there was a unanimous agreement among all opposition parties that yes, a discussion on NEET, a one-day discussion on NEET is required and should be done. I tried to raise it in Parliament. Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. It's unfortunate that the government didn't want this. It seemed to me that the direction was directly from the Prime Minister. It's sad that the Prime Minister of India, who in fact should be leading the discussion and should be telling us about his opinion and should be telling us about what he is going to do, simply doesn't want a debate. We are ready for a debate, we want a debate, and we don't want to fight with the government. विरोधी दलों की तरफ से ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। ये तब साफ हो गया जब पता चला लोकसभा में राहुल गांधी ने जो किया वही का वही रवैया राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे का था। राज्यसभा में भी एग्जैक्टली वही हुआ जो लोकसभा में हुआ। राज्यसभा में भी विपक्ष के नेताओं ने एडजर्नमेंट मोशन दे रखे थे। चेयरमैन जगदीप धनखड़ जैसे हाउस में पहुंचे तो खड़गे ने चेयरमैन से कहा कि वो सारा काम रोककर पहले नीट पेपर लीक पर चर्चा करें। परमिशन नहीं मिली। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करने को कहा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी को बुलाया गया। सुधांशु त्रिवेदी ने बोलना शुरू किया तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और इतना हंगामा किया कि सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। बात यह है 267 क्यों मेंशन किया गया है कि ऐसे स्पेसिफिक केसेस आते हैं तब आपके कंसेंट लेकर आपको मनवा कर आपके दिल को छूने तक हम ये बात करेंगे। उसी लिए ये 267 है, नहीं तो इसका 267 रखने का माने क्या है? जब लोग देश में परेशानी होती है, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है 7 साल में nothing will go on record. 70 I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. जब दोपहर 12 बजे राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो विपक्ष के सांसदों ने फिर अपनी मांग दोहराई। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों की मांग को खारिज कर दिया और इसके बाद राज्यसभा के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वेल में पहुंच गए। कांग्रेस और दूसरे दलों के मेंबर सदन के वेल में पहुंचे और नारे लगाने लगे। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हाउस है। इस हंगामे के बीच पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने सभी सांसदों से हाथ जोड़कर अपील की कि वो सदन चलने में सहयोग करें, लेकिन देवेगौड़ा की बात का कोई असर नहीं हुआ। हंगामा जारी रहा तो सदन के नेता और हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जो भी चर्चा होगी, विपक्ष जो भी सवाल उठाएगा, सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष का रुख देखकर लगता है कि मंशा चर्चा के बजाय कुछ और ही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद में 21 घंटे में जितनी बात आपको NEET पर करनी है उसका पूरा मौका मिलता है और सरकार जवाब देने के लिए तत्पर भी है और जवाब देगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। हालांकि सरकार के विश्वास दिलाने के बावजूद विपक्ष की नारेबाजी जारी रही। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वेल में आ गए। इस पर अफसोस जताते हुए राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्रवाई एक बार फिर एडजर्न कर दी। धनखड़ ने कहा, अब तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेता विपक्ष वेल में आ जाए। ये सदन के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। One second. माननीय सदस्यगण,
माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। द हाउस स्टैंड्स अर्जेंट टू 2 PM। सदन की कार्रवाई एक बार फिर स्थगित हुई तो खरगे ने बाहर आकर राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ नाराजगी जताई। खरगे ने कहा, आज राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसके लिए चेयरमैन जिम्मेदार हैं। चेयरमैन ने उन्हें इग्नोर किया, उनकी इंसल्ट की। जब चेयरमैन उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे तो उनके पास वेल में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। खरगे ने कहा, चेयरमैन ने उनका अपमान किया, बेहतर होगा वो आइंदा ऐसा ना करें। ये उनकी गलती है, मैं बोल सकता हूँ चेयरमैन साहब की। मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया। मैं तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरी तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया, पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। तो मेरे को क्या बचता है? तो उनका ध्यान खींचने के लिए या तो अंदर जाना पड़ेगा या ठहरे जगह ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था। तो ये गलती मैं जरूर कहूंगा चेयरमैन साहब की है और इसीलिए मेरे को कहना है कि आइंदा वो ऐसा मत करें। आज पार्लियामेंट में 2 परंपराएं टूटी। एक, विरोधी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। दूसरी बात, राज्यसभा में विरोधी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वेल में उतर गए और उसे जस्टिफाई करने लगे। ये सही है, नीट का पर्चा लीक हुआ, सेंसिटिव मामला है, इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। विरोधी पक्ष को नीट पर सरकार से हर सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन ये सवाल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी पूछे जा सकते थे, क्योंकि अपने भाषण में राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था। दूसरी बात, संसद में किसी का माइक बंद नहीं किया जाना चाहिए। सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन अगर स्पीकर ने कहा उनके पास किसी का माइक बंद करने का बटन नहीं है तो उनकी बात पर भी भरोसा करना चाहिए। आज पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसका मैसेज क्लियर है। जो पिछले 10 साल से हो रहा है वही अगले 5 साल भी होगा और ज्यादा एग्रेशन के साथ होगा। कांग्रेस की रणनीति है कि सेंसिटिव इश्यूज पर सवाल उठाओ, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका मत दो। संसद में सवाल पूछो, लेकिन संसद को चलने मत दो। सरकार को अपना पक्ष मत रखने दो। दूसरा इरादा है सरकार के हर काम पर प्रश्न उठाओ, हिट एंड रन की पॉलिसी चलाओ और पहले दिन से एग्रेशन दिखाओ। और तीसरा प्लान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को टारगेट करो। हर छोटी बड़ी बात के लिए सीधे मोदी को ब्लेम करो। मोदी सरकार की एफिशिएंसी पर, कुशलता पर सवाल उठाते रहो, आरोप लगाओ और लगाकर भाग जाओ। लेकिन इन सबसे गंभीर बात यह है कि कांग्रेस का इरादा लोकतांत्रिक संस्थाओं को डिस्क्रेडिट करने का है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर संदेह खड़े करने का है। चाहे लोकसभा के स्पीकर हो, राज्यसभा के चेयरमैन हो, संसद हो, इलेक्शन कमीशन हो या मीडिया, सब निशाने पर हैं। कांग्रेस कन्विंस्ड है इस रणनीति का उसे चुनाव में फायदा हुआ और अब इसे ज्यादा एग्रेसिव तरीके से साथ किया जाए ताकि सरकार को कॉर्नर किया जाए। यही एग्रेशन
दिल्ली में हुए एयरपोर्ट के एक्सीडेंट को लेकर भी दिखाई दिया। भयानक बारिश हुई, हादसा हुआ और ब्लेम मोदी पर लगा दिया। असल में दिल्ली में बारिश ने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जितनी बारिश पूरे मॉनसून सीजन में होती है उसका 25% पहली बारिश में सिर्फ 4 घंटे के दौरान हो गया। तेज बारिश और तूफानी हवाएं बुरी खबरें लेकर आई। सबसे भयानक हादसा दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 के डिपार्चर गेट के पास जो शेड बना हुआ है उसकी छत गिर गई। इस हादसे में एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ। जो शेड गिरा उसके नीचे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। 4 गाड़ियां इस शेड के मलबे के नीचे दब गईं। लोहे के बड़े बड़े गाटर कारों के ऊपर गिर गए, जिसमें दबकर रमेश कुमार नाम के कैब ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे के बाद टर्मिनल 1 पर फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए, उड़ानें बंद कर दी गई और यहां की फ्लाइट्स को टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 में रीशेड्यूल कर दिया गया। हादसे की असली वजह की जांच चल रही है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह पता लगेगा, लेकिन भारी बारिश को भी इसका एक कारण माना जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश हुई। जून के महीने में 1936 के बाद यह पहला मौका है जब इतनी बारिश हुई है। हादसे के बाद आज सुबह इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा भी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। पवन नारा की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हादसा कितना भयानक था। इंडिया टीवी आपको टर्मिनल T1 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं जहां से अगर आप देखेंगे यहाँ जूम करके तो यहाँ आपको वेल्डिंग फेलियर स्पष्ट दिखाई देगा इस हिस्से में जहां हमारा फोकस है। इसके बाद एक पूरे टर्मिनल का इतना बड़ा हिस्सा गिर गया है। कुल 3 पिलर जो थे वो जवाब दे गए। अगर आप इस एज पर जाकर देखेंगे तो ये पूरी तरह से जंगा हुआ आपको नजर आएगा। नीचे पेंट हो रहा था, लेकिन जहां पेंट नहीं हो रहा था, जिस ज्वाइंट पर पूरे पिलर का वजन था वो जंग गया है और ये पूरा हिस्सा यहाँ आकर गिरा है। लगभग 500 मीटर के आसपास का हिस्सा ये गिरा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो पिलर के जो हिस्से हैं वो नीचे गिर गए हैं, जिनके ऊपर वेट था, यानी जो ये पिलर ऊपर से कनेक्टेड थे, यहाँ पर फेलियर हुआ है। अगर आप इस हिस्से को देखेंगे तो इस पिलर पर वजन था और ये वजन जिस पिलर के साथ कनेक्ट था वो टूट गया है, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे आके गिरा। पिलर जिस पर वजन था वो पूरा इंटैक्ट है, लेकिन ये जॉइंट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के बीचों बीच ये टूटा है। ये जो लोड बेयरिंग बार आप देख रहे हैं ये वजन नहीं सह पाए और यहाँ से जॉइंट टूट के ये दोनों हिस्से इन 2 गाड़ियों पर गिरे। सबसे ज़्यादा घायल इनमें थे और एक गाड़ी यहाँ पर दबी हुई है और ये पूरा हिस्सा यहाँ गिर गया। गनीमत ये रही कि बीच का जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं वो ठीक ठाक रहा, वरना घायलों की और मृतकों की संख्या बढ़ सकती थी। यहाँ पर एक गाड़ी पर एक बार गिरा है, दूसरी गाड़ी पर यहाँ बार गिरा है और इसी में सबसे ज़्यादा घायलों की संख्या है। एक गाड़ी यहाँ पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई, लेकिन जिस तरीके से खिड़कियाँ खुली नज़र आ रही हैं उसमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से यात्री सेफ निकलने में कामयाब रहे। तो इस तरीके से ये आप टर्मिनल 1 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, जहाँ पर ये हादसा कैसे हुआ उस पर सबकी निगाहें हैं। अगर हम जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो लोड बेयरिंग पिलर है यहाँ पर, ये लोड बेयरिंग पिलर जो है, यहाँ जो आपको लोड बेयरिंग पिलर दिखाई दे रहा है, इसी में जॉइंट फेलियर पहली नज़र आ रही है और ये पूरा कॉलम इस पर आकर गिरा और इसके चपेट में ये 3 गाड़ियां आ गई, जिसमें से एक गाड़ी पूरी तरीके से चकनाचूर, एक गाड़ी के बीचों बीच और एक गाड़ी के पिछले हिस्से में ये सब हुआ है। मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू की तारीफ करूंगा। हादसे की खबर मिलते ही नायडू तुरंत एयरपोर्ट पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, घायलों के बारे में जानकारी ली और जांच के लिए टेक्निकल टीम्स भी गठित कर दी। जिन फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया उनके मुसाफिरों के लिए इंतजामात किए। लेकिन इसी दौरान इस मुद्दे पर सियासत भी हुई। विरोधी दलों के नेताओं ने इस हादसे के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। प्रियंका गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री जी, आपने इसी साल मार्च में दिल्ली एयरपोर्ट के जिस टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था उसकी छत गिर गई, जिसमें कैब ड्राइवर की मौत हो गई। विपक्ष के दूसरे नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार
काम की क्वालिटी के बजाय सिर्फ काम का प्रचार करती है, इसलिए यह हादसा हुआ। लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू ने करारा जवाब दिया। राममोहन नायडू ने कहा, यह वक्त सियासत का तो नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि जो कैनोपी आज गिरी है उसका उद्घाटन 2009 में हुआ था और उस वक्त यूपी की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस जगह हादसा हुआ उसका उद्घाटन किसकी सरकार के वक्त हुआ, कौन प्रधानमंत्री था, लेकिन हादसे के बजाय इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है। विपक्ष के आरोपों पर जब राममोहन नायडू ने सच्चाई सामने रख दी तो विपक्ष के सुर बदल गए। आरजेडी के राज्यसभा एमपी मनोज झा ने नई बात कह दी। मनोज झा ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान हर काम में सिस्टमैटिक करप्शन हो रहा है। अब बड़े लोगों पर एक्शन लेने के बजाय सरकार किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करके मामले को रफा दफा कर देगी। जितना प्रधानमंत्री जी ने भाषण देते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसकी तो कल ही खुल गई। महाराष्ट्र वाले एक महानुभाव के बारे में दे रहे थे, अगले दिन गुलदस्ता आदान प्रदान हो रहा था। और पता करके देख लीजिएगा, ठेकेदार एक ही राज्य से आ रहे हैं लगभग सारी चीजों में। बनारस का काम भी वही देखेंगे, अयोध्या का काम भी वही देखेंगे। तो ये हो क्यों रहा है? ये नेक्सस है, और इस नेक्सस की वजह से क्वालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है। जो लोग भी बनाए होंगे आज ऐश कर रहे होंगे कहीं बैठ करके, उनको कोई पश्चाताप नहीं होगा। जाने चली गई हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, कोई अकाउंटेबल होगा उसके लिए या किसी छोटे अधिकारी को फिक्स करके उसको हटा देंगे? ये सिस्टमिक करप्शन है जो टॉप से चलता है, इसलिए जगह जगह लीकेज है। ये सही है कि एयरपोर्ट पर जो कैनोपी गिरी वो 2009 में बनी थी। उस वक्त यूपी की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में उस वक्त प्रफुल्ल पटेल सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। प्रफुल्ल पटेल अब एनडीए में हैं। जब इल्जाम लगे तो प्रफुल्ल पटेल कैमरे के सामने आए। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, जिस कंपनी ने उस वक्त एयरपोर्ट का यह हिस्सा बनाया था वो दुनिया की बड़ी कंपनी है, उसने भारत के ज्यादातर एयरपोर्ट्स बनाए हैं, इसलिए तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि हादसा क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ, लेकिन ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। इसमें राजनीति जो हो रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक इमारत 15 साल पहले बनी, 15 साल तक अपना काम मतलब वहाँ से जारी था। अगर दुर्घटना हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत एक नामदार बड़ी कंपनी जिसका लार्सन एंड टूब्रो जो देश के बड़े बड़े मतलब प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है, विश्व में कई एयरपोर्ट बनाती है। हमारे देश के करीब करीब बड़े एयरपोर्ट जितने लार्सन एंड टूब्रो ने बनाए हैं। अब लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी ने बनाने के बाद उसमें अब राजनीति क्या करना? अगर कोई गलत कुछ पाया जाएगा तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। कोई जिम्मेदार अगर होगा तो उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति कहाँ से आती है? वैसे आज इसी तरह का हादसा जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर भी हुआ। जबलपुर में भी एयरपोर्ट की कैनोपी का एक हिस्सा आज भारी बारिश की वजह से गिर गया। छत का सारा मलबा वहां खड़ी इनकम टैक्स ऑफिसर की कार के ऊपर गिरा। रात की बात ये रही, उस वक्त कार में कोई नहीं था। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 3 महीने पहले हुआ था। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी इस बात की जांच कर रही है कि आखिर 3 महीने पहले जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ वहां यह हादसा कैसे हो गया। क्योंकि जबलपुर और दिल्ली एयरपोर्ट पर बारिश की वजह से हादसे हुए, तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस तरह के तमाम हादसों की लिस्ट गिनाकर दावा कर दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जो जो काम हुए हैं उनका यही हाल है। हर जगह दिक्कत आ रही है और वजह एक ही है, सरकार का फोकस काम के बजाय प्रचार पर है। अयोध्या में हजारों करोड़ खर्च करके पहली बारिश में ही प्रभु श्री राम के मंदिर का गर्भगृह वहां पे पानी गिरने लगा, सड़कें टूट गई, गड्ढे बन गए। उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे जाइए, गड्ढे ज्यादा मिलेंगी, सड़क कम मिलेगी, हम जिम्मेदार हैं उसके लिए।
मोरवी का पुल टूटा, 150 लोग मर गए, अटल सेतु टूटा, टर्मिनल 1 टूटा, जबलपुर का टर्मिनल टूटा। इन सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो भाजपा को अपने गिरेबान में देखना चाहिए और उनकी जो जिम्मेदारी है उसको ठीक करें। ये बात सही है कि जबलपुर हो या दिल्ली, एयरपोर्ट पर जो हादसे हुए वो गंभीर हैं, ये चिंता की बात है। मसला ये नहीं है कि उद्घाटन किसके कार्यकाल में हुआ, मसला है मेंटेनेंस का, और इसकी जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए। दोषियों पर एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी हवाई अड्डों के रखरखाव के लिए यात्रियों से पैसा वसूलती है। लेकिन हर बात में मोदी का नाम लेने का क्या मतलब? दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, लेकिन ये बारिश मोदी ने तो नहीं करवाई। एयरपोर्ट की कैनोपी टूटी, लेकिन ये कैनोपी मोदी ने तो नहीं बनाई। असल में हर बात में सियासत करने से, हर बात में मोदी का नाम घसीटने से आरोप लगाने वालों की बात का वजन कम होता है। और संजय सिंह ने तो कमाल कर दिया, इतने सारे केसेस गिना दिए, कुछ सही कुछ गलत, और सबके लिए मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन जब दिल्ली में सड़कों पर पानी भरने का मसला उठा, जब दिल्ली में लोगों के घरों में पानी भरा, तो संजय सिंह ने कहा यह तो हर साल होता है, हर बारिश में होता है। इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार को दोषी नहीं ठहराया। मॉनसून की पहली बारिश में दिल्ली के कई इलाके डूब गए, बाढ़ जैसे हालात बन गए, सड़कों पर बोट चलने लगी, मकानों में पानी भर गया, अंडरपास जल में डूब गए, तमाम गाड़ियां फंस गई, लोग फंस गए, कारें डूब गई, बाइक बहने लगी, घर गिर गए। ये सब दिल्ली में हुआ क्योंकि कल रात भारी बारिश हुई। 4 घंटे में करीब 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा 228 मिलीमीटर बारिश सफदरजंग इलाके में हुई। इसका असर यह हुआ कि पानी भर जाने की वजह से सड़कें गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे तालाब के बीच कुछ गाड़ियां फंसी हुई हैं और कुछ लोग तालाब पार करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में आज ऐसे ही हालात नजर आए। कनॉट प्लेस के पास मिंटो ब्रिज से लेकर प्रगति मैदान, इंद्रप्रस्थ, IITO, राजघाट, लोधी स्टेट, लोधी रोड, साउथ एक्स, धौला कुआं, एम्स, दिल्ली कैंट, द्वारका, महिपालपुर, मायापुरी, पंजाबी बाग, पटेल नगर और कश्मीरी गेट, कितने सारे इलाके हैं जहां सड़कें नजर ही नहीं आ रही थी। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल नजर आया। बारिश के कारण हादसे भी हुए। वसंत विहार में एक घर की दीवार गिर गई, मलबे में 3 लोग फंस गए, कई जगह गाड़ियां गड्ढों में धंस गईं। बारिश ने बड़े बड़े नेताओं को भी परेशान किया, नेताओं के घरों में भी पानी भर गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने घर के बाहर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा, यह है हमारी दिल्ली का हाल, देश की राजधानी का हाल। शशि थरूर ने कहा उन्हें अपने क्षेत्र में जाने के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन क्या करें, फंसे हैं। चूंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, लेकिन घरों में पानी भरने के कारण बहुत से एमपीज वक्त पर पार्लियामेंट नहीं पहुंच पाए। रामगोपाल यादव को उनके घर के कर्मचारी कंधे पर उठाकर गेट तक लाए, तब वो घर से निकल पाए। मनीष तिवारी ने अपने घर का हाल दिखाया, उनके घर में भी कमर तक पानी भरा था, वो घुटनों तक पानी में चलकर बाहर गए। और इंटरेस्टिंग बात है कि दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर 2 दिन पहले तक अनशन कर रही दिल्ली की वाटर मिनिस्टर आतिशी सिंह के घर में भी पानी भर गया। जब पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई तो दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, सारे मंत्री इकट्ठे हुए, अफसरों को बुलाया, इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाने और तुरंत ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के आदेश दिए। अब दिल्ली सरकार के मंत्री इमरजेंसी मीटिंग कर रहे थे तो बीजेपी के पार्षद रविंदर सिंह नेगी सड़कों पर भरे पानी में बोट चलाकर दिल्ली के खिलाफ प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे थे। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने वक्त रहते तैयारी नहीं की, कोई काम नहीं किया, नालों की सफाई नहीं की, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया, इसलिए हर तरह के हालात बने। लेकिन वाटर मिनिस्टर आतिशी सिंह ने कहा कि दिल्ली का जो हाल हुआ उसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार नहीं है,
4 घंटे में इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि कोई कुछ कर नहीं सका। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम एक दिन में सिर्फ 50 मिलीमीटर बारिश झेलने में सक्षम है और आज तो 4 घंटे में 150 मिलीमीटर बारिश हो गई, तो सरकार क्या कर सकती है? दिल्ली में पूरे मॉनसून के सीजन में 800 mm बारिश होती है, यानी 24 घंटे में ही मॉनसून की तकरीबन 25% बारिश हमने दिल्ली में देखी है। इतनी ज़्यादा बारिश 24 घंटे में होने से दिल्ली में कल रात से और ख़ासकर के आज सुबह काफ़ी जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था। जो हमारे कई ड्रेन्स हैं, चाहे एमसीडी के हों, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के हों, पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से कई घंटे ड्रेन्स का भी ओवरफ्लो रहा। एक बार बारिश सबसाइड हुई, जब ड्रेन्स में पानी सेटल हुआ, उसके बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पानी ड्रेन आउट होना शुरू हुआ। आतिशी की परेशानी भी जायज़ है। कभी दिल्ली में पानी न होने पर सफाई देनी पड़ती है और कभी दिल्ली में ज़्यादा पानी होने पर सफाई देनी पड़ रही है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना भी एक्टिव हुए। उन्होंने सारे अफसरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी, अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्रियों को एलजी की सक्रियता पसंद नहीं आई। सौरभ भारद्वाज ने कहा, केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर अफसरों को बार बार बुला लेते हैं, जिससे अफसरों को ग्राउंड पर जाकर काम करने का वक्त ही नहीं मिल रहा। ये गलत है। देखिए, चीफ सेक्रेटरी ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमें अलग अलग जगह से मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और हमारे पास समय ही नहीं बचता कि हम ऑन ग्राउंड हमारे अफसर जा सकें। मैंने बोला, भाई किस किसने बुला लिया? हमारी तो एक ही मीटिंग हुई है। तो पता चला कि सुबह एलजी साहब ने बुलाया है, कल होम मिनिस्ट्री ने बुलाया है, और वो बोल रहे इसके बाद भी कई लोगों ने उनको बुला रखा है। तो मैंने उनको भी कहा और आतिशी जी को कहा कि आप अलग अलग जो लोग बुला रहे हैं इन लोगों को, उनको एक चिट्ठी लिख के कहें कि भाई आप लोगों को बार बार मीटिंग में बुलाने की वजह से इनको ग्राउंड पे जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। खुद चीफ सेक्रेटरी ये बात कह रहे हैं। तो मैं एलजी साहब से भी निवेदन करूंगा और होम मिनिस्ट्री से भी निवेदन करूंगा कि इन लोगों को ग्राउंड पे जाने का समय चाहिए। खुद मुख्य सचिव ने हमारी मीटिंग में कहा, तो कृपया इनको ग्राउंड पे जाने का समय दे दें। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी भी आम आदमी के पास है, लेकिन बारिश को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई। मनोज तिवारी ने कहा कि जब काम करना था तब किया नहीं, अब इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, इससे क्या होगा? ये कोई नई घटना नहीं है, हर साल बारिश आता है तो होता है। और हम 2-2.5 महीने से जगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को कि भैया पीडब्ल्यूडी के नालों को क्लीन करो, डीसिल्ट करो, एमसीडी के नालों को, फ्लड के नालों को, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगता। आज उसके कारण करीब 40-45 मिनट दिल्ली के सांसदों को भी संसद आने में तकलीफ हुई। हमारे घर के आगे पानी लग गया। तो ये पानी हमारा जो एनडीएमसी क्षेत्र है वो एक, आप समझ लीजिए, एक टापू की तरह है जहाँ से पानी नीचे जाता है। वो सारे नाले जाम हैं, उनकी कोई डिसिल्टिंग नहीं हुई है, कोई सफाई नहीं हुई है, और हम जाकर के वहाँ काम करा रहे हैं। एनडीएमसी के मशीन जाकर के पीडब्ल्यूडी के नाले क्लीन कर रहे हैं और पीडब्ल्यूडी वाले, दिल्ली सरकार गायब है। अभी कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी मीटिंग करेंगे। अब जब पानी सर पे आ जाए तब आप इमरजेंसी मीटिंग होती है। ये एक निकम्मेपन की बहुत बड़ा एग्जाम्पल। दिल्ली में पानी की कमी हो या दिल्ली में पानी भर जाए, आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक ही जवाब होता है, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। और बीजेपी दिल्ली वालों से बार बार कहती है कि दिल्ली में एमसीडी और दिल्ली की राज्य सरकार दोनों केजरीवाल की पार्टी के पास है, लेकिन हकीकत समझने की जरूरत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में नालों की कुल लंबाई 3314.54 किलोमीटर है और कुल 201 नेचुरल ड्रेन्स हैं। दिल्ली की मुश्किल यह है कि ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अलग अलग इलाकों में इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एनडीएमसी, डीडीए
जैसी अलग अलग संस्थाओं के पास हैं। सारी अथॉरिटीज का काम है दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए काम करना, मिलजुल कर काम करना, लेकिन आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। दिल्ली में केंद्र सरकार, दिल्ली की राज्य सरकार और एलजी तीनों का दखल है। इन तीनों के बीच भी झगड़ा होता है, तकरार होती है, ये किसी से छुपा नहीं है। जब कोई मुश्किल आती है सब एक दूसरे पर आरोप लगाकर पर्दा झाड़ लेते हैं और दिल्ली वाले हर साल इसी तरह परेशान होते हैं। आज झारखंड से बड़ी खबर आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने आज जमीन घोटाले के केस में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। हेमंत सोरेन करीब 5 महीने बाद जेल से बाहर आ गए। कोर्ट का यह फैसला ईडी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा इस बात के कोई सबूत नहीं है कि जमीन घोटाले से हेमंत सोरेन का डायरेक्ट कनेक्शन है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने अपने फैसले में लिखा, किसी भी रजिस्टर या रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस बात के सबूत नहीं है कि हेमंत सोरेन ने इस जमीन को खरीदा या उस पर किसी तरह से कब्जा किया। असल में हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहते हुए दस्तावेजों में हेराफेरी करके बरियातू में करीब 8 एकड़ सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया। इस जमीन की कीमत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इसी मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करीब 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया था, जिसके बाद से वो रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद थे। उन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज कोर्ट ने ईडी की दलीलों को खारिज किया, हेमंत सोरेन को जमानत दे दी और कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए। उस वक्त उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता जेल के बाहर उनके स्वागत के लिए जमा हो गए थे। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए। जेल के बाहर आकर कुछ नहीं कहा, किसी से बात नहीं की, सीधे घर गए और घर पहुंचने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया, 5 महीने जेल में रखा गया, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन ये संघर्ष की शुरुआत है और उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था और अंतोगत्वा न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। इसके बाद चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन ने कहा, हेमंत सोरेन के जेल से बाहर जाने के बाद पार्टी को नई ताकत मिली है, गठबंधन और मजबूत हुआ है। चंपई सोरेन ने कहा, पहले भी हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही असेंबली चुनाव लड़े, इस बार भी उनके नाम पर ही चुनाव में जाएंगे। देखो, पहले भी हम लोग को उन्हीं का नाम से जनादेश हम लोग लिया है। 2019 में उन्हीं का नाम से लड़ा और जब ये आम चुनाव भी हुआ हम लोग उन्हीं का नाम से ही हम लोग लड़ा। हमारा पार्टी गठबंधन का कार्यकारी अध्यक्ष है, इसलिए जब भीतर में था फिर भी मजबूत, बाहर में आएगा और मजबूत हो गया। हेमंत जी जाने से पहले गद्दी आपको सौंप के गए थे, अब वो आ गए हैं तो चंपई दा क्या सोच रहे हैं? ये सब गठबंधन की बात है ना, ये हर चीज आप जो बोलते, हमारा गठबंधन है, पार्टी है, संगठन है, संगठन सबसे बड़ा चीज है। चलिए, थैंक। ये बात सही है कि हेमंत सोरेन को जमानत मिलने का झारखंड मुक्ति मोर्चा को फायदा होगा। अब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चे के नेता ये कहेंगे कि हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल में रखा गया, बीजेपी ने उनके साथ ज्यादती की है, बीजेपी आदिवासियों के दुश्मन है। वो ये भी कहेंगे कि हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप झूठे थे, इसके कोई सबूत नहीं मिले
और इन सारी बातों के लिए बीजेपी और मोदी को टारगेट किया जाएगा। और ये बनता भी है, क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जमीन घोटाले से हेमंत सोरेन का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इसका अगर हेमंत सोरेन सियासी फायदा उठाएं तो उसमें गलत क्या है। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी, और ये उनकी बातों में दिखाई भी दिया। इस साल के आखिर में झारखंड में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि चुनाव हेमंत सोरेन के चेहरे और उनकी लीडरशिप पे होगा। इसका मतलब है हेमंत सोरेन जो चंपई सोरेन को कुर्सी सौंपकर गए थे वो फिर वापस ले सकते हैं। आज महाराष्ट्र सरकार ने एक कमाल का काम किया। चुनाव से पहले जो आखिरी बजट पेश किया वो गेम चेंजर बजट पेश कर दिया। इस बजट में हर वर्ग के लिए तोहफों की झड़ी लगा दी। मध्य प्रदेश की तरह अब महाराष्ट्र में भी लाडली बहना योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत अगले महीने से महाराष्ट्र की गरीब लड़कियों और महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 52 लाख परिवारों के लिए साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत 10,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। 46 लाख किसानों के सिंचाई पंपों का बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। कपास और सोयाबीन किसानों को प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपए की मदद दी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्याज कम से कम 320 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिके। ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की लड़कियों को मुफ्त हायर एजुकेशन दी जाएगी। एजुकेशन और एग्जामिनेशन फीस पूरी वापस होगी। मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया गया है। डीजल में 2.07 रुपए और पेट्रोल में प्रति लीटर 65 पैसे की कमी की गई है। स्वास्थ्य बीमा की रकम को भी 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया गया है। सरकार ने सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की है। जाहिर है विपक्ष को यह बात पसंद नहीं आई। उद्धव ठाकरे और जयंत पाटिल ने कहा लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को जो झटका लगा उसी वजह से मुफ्त में चीजें देने का ऐलान किया गया है। दोनों नेताओं ने कहा अगर बजट को एक लाइन में डिस्क्राइब करना है तो यही कहा जा सकता है कि जब चादर लगी फटने तो खैरात लगी बटने। महाराष्ट्र की जनता भाजपा और उनके मित्र पक्षों के खिलाफ है, ये पूरे देश ने देखा। और अभी आने वाले विधानसभा के चुनाव में कुछ घटकों को खुश करने का प्रयास, आखिरी प्रयास मैं कहूँगा, आखिरी दाव मैं कहूँगा, ये खेलने की कोशिश आज इन्होंने की है। हमें एक वाक्य है, चद्दर लगी फटने, खैरात लगी बटने। ये चादर फट गई है और अब खैरात इतनी बांटने की कोशिश हो रही है, और ये खैरात सिर्फ 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए है। मुझे पूरा यकीन है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ये सारी चीजें ठप हो जाएंगी। की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की महिला स्वाभिमानी है। जयंतराव जी ने जो कहा वो एक ही लाइन हिंदी के लिए काफी है। क्या कही आपने बात? चादर लगी फटने, खैरात लगी बांटने, तो एक ही लाइन पूरी काफी है। चादर लगी फटने वाला डायलॉग अच्छा था, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुप गया। उन्होंने तुरंत जवाब दिया। शिंदे ने कहा कि औरंगजेब और याकूब मेनन को फादर मानने वाले लोग चादर की ही बात करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा आज के बजट से विपक्ष की हवा निकल गई। लोकसभा चुनाव में जीत का जो उत्साह था आज वो गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं ये चुनावी जुमला है, लेकिन ये चुनावी जुमला नहीं है। ये कोई कहते गाजर है, तो बोले ये महाराष्ट्र विकास का गजर है। ये निश्चय और निर्धार का अर्थ संकल्प है। इतना ही मैं कहूँगा।
चादर क्या बोले, चादर तो उनकी फट गई। अरे प्रधानमंत्री बन नहीं पाए, विपक्ष के नेता बन गए, इसलिए पेड़े बांट रहे हैं। हंसना क्या रोना। चद्दर के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, मैंने अभी मराठी में कहा है, जो औरंगजेब और क्या नाम उसका याकूब मेमन को दिल से फादर मानते हैं, उनको चादर दिखेगी नहीं तो और क्या दिखेगी। और इसलिए चादर हमारी नहीं, चादर उनकी फटी है। ये पहले ही लिख कर लाते हैं कि बजट पर क्या बोलना है, तो बजट हम कैसा भी पेश करते तब भी उनकी प्रतिक्रिया यही होती, स्टीरियोटाइप प्रतिक्रिया है। उनके चेहरे पर नूर नहीं है, चेहरे की चमक चली गई है। जो उनको लगता था झूठा नैरेटिव फैलाकर लोकसभा में चंद सीटें जीत गए, उसका जो उत्साह था, आज के हमारे बजट ने उनके उत्साह को समाप्त कर दिया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी के गठबंधन ने कहीं 1 लाख रुपए ऑफर किए थे तो कहीं 8,500 रुपए खटाखट ट्रांसफर करने का ऑफर दिया था। लेकिन लगता है कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने आज बाजी पलट दी। इतने सारे फ्री गिफ्ट देने का ऐलान कर दिया कि उद्धव के पास कोई जवाब नहीं बचा। महाविकास अघाड़ी ने तो सिर्फ वादे किए थे, ऑफर दिए थे, फ्री के माल की पेशकश की थी, लेकिन महायुति की सरकार के तोहफे किसानों, महिलाओं, लड़कियों और बेरोजगार युवाओं को अगले महीने से मिलने लगेंगे। जाहिर है ये चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है और देवेंद्र फडणवीस ने कह भी दिया कि आज के बजट से विपक्ष की हवा निकल गई। इसे कहते हैं घोंसला का घोंसला। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया। भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ 4,500 भक्तों का यह ग्रुप पहलगाम पहुंच गया है। पहलगाम में स्थानीय लोगों और प्रशासन के अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। आज बेस कैंप में आराम करने के बाद ये तीर्थयात्री कल सुबह आगे के सफर के लिए रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के एक और जत्थे को आज जम्मू से रवाना किया। अमरनाथ यात्रा दो रास्तों से होकर गुजरती है। एक रास्ता अनंतनाग, नुनवा और पहलगाम होते हुए जाता है, जो 48 किलोमीटर लंबा है। इस रास्ते से ज्यादा यात्री अमरनाथ गुफा को जाते हैं, जबकि दूसरा रास्ता गांदरबल से बालटाल होते हुए जाता है। ये रास्ता छोटा है, सिर्फ 14 किलोमीटर लंबा है, लेकिन कठिन है, इसलिए इस रास्ते का इस्तेमाल कम यात्री करते हैं। 52 दिनों की अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रास्ते में 125 लंगरों की व्यवस्था की गई है। इस यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। यात्रियों की मदद के लिए पूरे रास्ते पर 6,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है। यात्रियों का यह उत्साह देखते बनता है। बाबा बर्फानी के भक्त इसलिए खुश हैं क्योंकि इस बार मौसम अच्छा है, प्रशासन के इंतजाम बेहतरीन हैं और उम्मीद है कि भक्तों की यात्रा में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी आपकी अदालत में कल रात 10 बजे, जहां मेरे मेहमान होंगे पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी।